अक्सर ना एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है। हाँ, बताइए। जैसे अमेरिका के न्यू जर्सी में पैदा हुआ और पला बढ़ा एक बच्चा जी। दिल्ली या मुंबई में रहने वाले अपने ही चचेरे भाई बहनों से ज्यादा पारंपरिक रीति रिवाजों के बारे में जानता है। अरे बिल्कुल, ये तो बहुत आम बात है। है ना। हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद इंसान अपनी जड़ों को उन लोगों से भी ज्यादा कसकर पकड़ लेता है जो कभी अपनी जगह से हिले ही नहीं। ये इंसान की फितरत है। मतलब जब कोई इंसान अपना देश छोड़कर किसी नए देश में बसता है तो उसका सूटकेस और उसके कपड़े तो उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन उसकी पहचान का क्या होता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या वो पहचान उसी पासपोर्ट की मोहर के साथ बदल जाती है? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन इसी सवाल की परतों को खोलना है। और हमारे पास आज समाज शास्त्र और माइग्रेशन स्टडीज की कुछ बहुत ही बेहतरीन रिसर्च नोट्स हैं। बिल्कुल। हम बिना भारी भरकम अकादमिक शब्दों में उलझें डायस्पोरा के इस पूरे विज्ञान को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि जब दो संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो एक नई मिश्रित पहचान, जिसे हम हाइब्रिड आइडेंटिटी कहते हैं, वो कैसे जन्म लेती है और वो पूरी दुनिया को कैसे बदल देती है। ये जो आपने शुरुआत में न्यू जर्सी वाले बच्चे का उदाहरण दिया ना, हाँ, ये इस पूरे विषय की बुनियाद को बहुत अच्छे से समझाता है। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना केवल भूगोल या पते का बदलना नहीं है। तो फिर क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि छोड़ता है तो वो केवल एक बॉर्डर पार नहीं कर रहा, वो स्मृतियों, अपनेपन और वैश्विक संबंधों के एक बहुत ही एक जटिल ताने बाने में प्रवेश कर रहा है। अच्छा, तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, ये डायस्पोरा शब्द आया कहाँ से है? अगर हम इसकी जड़ों में जाएं तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डायस्पेरन से हुई है। डायस्पेरन? हाँ, इसका सीधा अर्थ होता है बिखरना या बीजों की तरह छितरा जाना। बीजों की तरह छितरा जाना, वाओ, ये तो काफी काव्यात्मक है। है तो सही, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर इसका अर्थ काफी दर्दनाक था। सदियों तक इस शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से यहूदी डायस्पोरा के लिए होता था। जब उन्हें उनकी मातृभूमि से निकाला गया था। एग्जैक्टली। जब उन्हें हिंसक तरीके से निकाला गया और वे दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखरने को मजबूर हुए। तो मूल रूप से इस शब्द की शुरुआत एक बहुत ही गहरे आघात और विस्थापन के दर्द से हुई है। मतलब अपनी जमीन से दूर होने की पीड़ा इसका केंद्र थी। बिल्कुल, और सदियों तक यही माना जाता रहा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री विलियम सैफ्रॉन ने जब इस पर अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने इसी दर्द को आधार बनाया। अच्छा, उनका क्या कहना था? सैफ्रॉन का मानना था कि डायस्पोरा समुदायों के अंदर एक सामूहिक स्मृति होती है, मतलब एक कलेक्टिव मेमोरी। वे हमेशा अपनी मातृभूमि के बारे में एक आदर्श छवि बनाकर रखते हैं अपने दिमाग में, जो कि असलियत से शायद थोड़ी अलग भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और उन्हें उस नए समाज में एक अजीब सा परायापन महसूस होता है। उनके मन में हमेशा एक दिन वापस अपने देश लौटने की गहरी इच्छा दबी रहती है। यहाँ मुझे थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब सैफ्रॉन की ये परिभाषा सुनकर ऐसा लगता है कि प्रवासी बस वो इंसान है जो हर शाम अपनी पुरानी मिट्टी को याद करके दुखी हो रहा है। हाँ, बात तो सही है। और किसी तरह बस वापस जाना चाहता है। लेकिन क्या आज के दौर में हर प्रवासी ऐसा ही महसूस करता है? आपका इशारा किस तरफ है? जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी मर्जी से बेहतर जीवन शैली के लिए भारत छोड़कर कैलिफोर्निया जा रहा है, तो वो विस्थापन का शिकार या पीड़ित तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्या ये परिभाषा पलायन को सिर्फ एक मजबूरी के चश्मे से नहीं देख रही? ये तो एक ऐसे पौधे की तरह हुआ जिसे उखाड़कर दूसरी मिट्टी में लगा दिया हो। ये बहुत ही सटीक आलोचना है आपकी, और समाजशास्त्र में भी ठीक यही बहस उठी थी। अच्छा। हाँ, इसी सवाल का जवाब देने के लिए समाजशास्त्री रॉबिन कोहेन आए। उन्होंने डायस्पोरा की इस पुरानी उदासी भरी परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने क्या नया जोड़ा इसमें? कोहेन ने तर्क दिया कि डायस्पोरा सिर्फ पीड़ितों या विस्थापितों का समूह नहीं है। उन्होंने इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें लेबर डायस्पोरा और ट्रेड डायस्पोरा को भी शामिल कर लिया। मतलब मजदूर और व्यापारी भी? एग्जैक्टली। कोहेन के नजरिए से सिलिकॉन वैली के आईटी पेशावर, दुनिया भर में फैले चीनी बिजनेस नेटवर्क या अफ्रीका में व्यापार कर रहे भारतीय समुदाय भी डायस्पोरा का ही हिस्सा हैं। तो ये सिर्फ अतीत को याद करके रोने के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नए अवसर खोजने, नई दुनिया बनाने और एक बहुत ही शक्तिशाली ग्लोबल नेटवर्क खड़ा करने के बारे में है। ये नजरिया काफी ज्यादा तार्किक लगता है मुझे। मतलब
लोग बाहर सिर्फ रोने नहीं जाते, वे दुनिया जीतने भी जाते हैं। सही कहा आपने। और जब हम नई दुनिया बनाने और डायस्पोरा के अलग अलग रूपों की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े डायस्पोरा की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी भारतीय डायस्पोरा। बिल्कुल। आज दुनिया के हर कोने में भारतीय मौजूद हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि वे सब एक ही कारण या एक ही समय पर वहां नहीं गए थे। इसकी अलग अलग लहरें रही हैं। हाँ, भारतीय प्रवास का इतिहास मुख्य रूप से 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बटा हुआ है। पहला चरण तो ब्रिटिश काल का होगा। जी, पहली लहर गिरमिटिया मजदूरों की थी। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज के दौरान जब दास प्रथा खत्म हुई तो अंग्रेजों को गन्ने और चाय के बागानों के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत थी। तो उन्होंने भारतीयों को भेजा। हाँ, लाखों भारतीयों को एक समझौते के तहत, जिसे बिगड़कर गिरमिट कहा गया, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जहाजों में भरकर ले जाया गया। ये तो पूरी तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक पूंजीवाद की देन लग रहा है। बिल्कुल। और उन विचारों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वहां रामचरितमानस और लोकगीतों का सहारा लिया। ये पहला चरण तो सीधे तौर पर मजबूरी और शोषण का दिखता है, लेकिन दूसरी और तीसरी लहर का चरित्र शायद बिल्कुल अलग था, है ना? हाँ, आज़ादी के बाद हमने देखा कि भारत के पढ़े लिखे डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर बड़े पैमाने पर अमेरिका और ब्रिटेन जाने लगे। ये प्रोफेशनल माइग्रेशन था। और तीसरी लहर? तीसरी लहर 1970 के दशक के बाद आई, जब मध्य पूर्व के देशों में, खाड़ी देशों में तेल की खोज हुई। तब एक बहुत बड़ा गल्फ माइग्रेशन शुरू हुआ। जहां केरल, बिहार और यूपी से लोग मजदूरी के लिए गए। एग्जैक्टली। अब अगर हम समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से इसे समझें तो इन प्रवासियों को देखने के 2 मुख्य नजरिए हैं। कौन से 2 नजरिए? एक है प्रकार्यवादी या फंक्शनलिस्ट नजरिया, जो इसे एक बहुत ही सकारात्मक प्रक्रिया मानता है। सकारात्मक कैसे? इसके अनुसार प्रवास दुनिया भर में कौशल को, यानी स्किल्स को, सही जगह पहुंचाता है। भारत के पास जरूरत से ज्यादा इंजीनियर थे, अमेरिका को उनकी जरूरत थी, तो वे वहां चले गए। तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। मेक सेंस। लेकिन दूसरा नजरिया मार्क्सवादी है। ओह, मार्क्सवादी नजरिया। वो तो इसे शोषण ही मानेंगे। बिल्कुल। वो इस पूरी प्रक्रिया को पूंजीवादी शोषण मानते हैं, जहां मजदूरों को कम वेतन और खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। रुकिए, अगर हम इन 2 नजरियों को आमने सामने रखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। वो कैसे? मतलब कैलिफोर्निया के एक आलीशान ऑफिस में बैठा एक टेक बिलियनियर और दूसरी तरफ दुबई की चिलचिलाती धूप में काम कर रहा एक मजदूर जिसके पास शायद अपने पासपोर्ट तक का नियंत्रण नहीं है। हाँ, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों की जिंदगी, इनकी आर्थिक स्थिति और इनके सामाजिक अधिकार जमीन आसमान जितने अलग हैं। फिर समाजशास्त्र इन दोनों को एक ही शब्द डायस्पोरा के छाते के नीचे क्यों रखता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। ऊपरी तौर पर देखने में ये सचमुच बेतुका लग सकता है कि एक अरबपति और एक शोषित मजदूर एक ही श्रेणी में कैसे आ सकते हैं। तो फिर क्या जोड़ता है इन्हें? समाजशास्त्र इन दोनों को डायस्पोरा इसलिए कहता है क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत ही गहरी और बुनियादी चीज समान है, और वो है ट्रांसनेशनलिज्म। ट्रांसनेशनलिज्म, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? ट्रांसनेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रीय सीमाओं के पार अपने मूल देश के साथ एक सक्रिय जीवन जीना। क्या ये सिर्फ घर पैसे भेजने तक सीमित है? नहीं, ये पैसे से बहुत आगे की चीज है। चाहे वो सिलिकॉन वैली का इंजीनियर हो या खाड़ी देश का मजदूर, दोनों ही शारीरिक रूप से एक नए देश में हैं। हाँ। लेकिन उनका दिमाग, उनका सामाजिक जीवन और उनके फैसले आज भी उनके मूल देश से जुड़े हुए हैं। कोई उदाहरण? जैसे एक प्रवासी मजदूर दुबई में बैठकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए केरल या बिहार में अपने गांव के पंचायत चुनाव को प्रभावित कर रहा है। अरे हाँ, ये तो होता है। वो वहीं से तय कर रहा है कि उसके परिवार का घर कैसा बनेगा या उसकी बहन की शादी कहाँ होगी। वो एक ही समय में 2 देशों की व्यवस्था का सक्रिय हिस्सा है। यानी आप शरीर से एक जगह है लेकिन आपका वजूद 2 जगहों पर बटा हुआ है। एग्जैक्टली। यही ट्रांसनेशनलिज्म है जो वर्ग और पैसे के अंतर के बावजूद डायस्पोरा को आपस में जोड़ता है। और जब इंसान का वजूद इस तरह 2 दुनियाओं के बीच झूलता है ना, तो उसके भीतर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू होता है। पहचान का संघर्ष। बिल्कुल। मैं असल में कौन हूँ, ये वो बिंदु है जहां ये चर्चा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में हाइब्रिड आइडेंटिटी यानी मिश्रित पहचान का जो जिक्र है वो इस संघर्ष को बहुत गहराई से समझाता है। पहचान का यह निर्माण डायस्पोरा अध्ययन का सबसे नाजुक हिस्सा है। स्टुअर्ट हॉल नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली सांस्कृतिक विचारक का सिद्धांत यहाँ बहुत काम आता है। उन्होंने क्या कहा था?
स्टुअर्ट हॉल ने समझाया कि हमारी पहचान कोई ऐसी फिक्स या स्थिर चीज नहीं है जिसे आप एक डब्बे में बंद करके उस पर लेबल लगा दें। मतलब ये बदलती रहती है। हाँ, पहचान हमेशा तरल होती है, फ्लूइड होती है। एक ही व्यक्ति एक ही दिन में अलग अलग परिस्थितियों में खुद को भारतीय, ब्रिटिश, एशियाई और एक ग्लोबल नागरिक महसूस कर सकता है। तो ये कोई एक रूप नहीं है। मुझे लगता है इसी विचार को होमी के भाभा ने अपने हाइब्रिडिटी के सिद्धांत में और भी स्पष्ट किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। भाभा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। भाभा कहते हैं कि जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो ऐसा नहीं होता कि वे बस शांति से एक दूसरे के बगल में बैठ जाती हैं। वो आपस में टकराती हैं। हाँ, वे मिलती हैं और एक तीसरी जगह बनाती हैं, एक थर्ड स्पेस, जो एक बिल्कुल नई पहचान को जन्म देती है। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का उदाहरण इस तीसरी जगह को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। वो कैसे? वहां की एक पीढ़ी दिवाली भी पूरी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाती है और फिर क्रिसमस के दिन टर्की भी भूनती है। उनका संगीत ले लीजिए, जिसे भांगड़ा रैप या एशियन अंडरग्राउंड कहा गया, वो ना तो पूरी तरह से भारतीय है और ना ही पूरी तरह से पश्चिमी। वो हाइब्रिड है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, जी बताइए। लोग अक्सर बहुसांस्कृतिक समाज को एक सलाद के कटोरे की तरह देखते हैं, जहां टमाटर, खीरे और प्याज एक ही कटोरे में है, लेकिन हर कोई अपना अलग रूप बनाए हुए। हाँ, टमाटर ही दिखता है। लेकिन हाइब्रिडिटी जो भाभा समझा रहे हैं, वो सलाद का कटोरा नहीं है। तो क्या है? वो तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने जैसा है। मतलब प्राइमरी कलर्स। अगर आप नीले और पीले रंग को मिला दें तो एक बिल्कुल नया हरा रंग बन जाता है। क्या बात है! ये एनालॉजी इस जटिल सिद्धांत को एकदम पारदर्शी कर देती है। वास्तव में डायस्पोरा का व्यक्ति वो हरा रंग ही है। लेकिन इस हरे रंग के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी है ना। वो क्या? जब ये हरा रंग नीले समाज में यानी पश्चिमी देशों में जाता है तो वे कहते हैं तुम बहुत पीले लग रहे हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो। और जब वापस भारत आते हैं, जब वही इंसान छुट्टियों में पीले समाज वापस आता है तो उसके रिश्तेदार कहते हैं तुम तो बहुत नीले हो गए हो, तुम अब विदेशी हो गए हो। ये तो है। आप दोनों से मिलकर बने हैं, लेकिन कोई भी आपको पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। और ये पहचान का संकट सबसे ज्यादा दूसरी पीढ़ी में देखा जाता है, सेकंड जनरेशन में। हाँ, वो बच्चा जिसके माता पिता तो भारत से आए थे लेकिन वो खुद अमेरिका की सड़कों पर पला बड़ा है, वो उम्र भर इसी हरे रंग के बोझ को ढोता है। दूसरी पीढ़ी की ये दुविधा सच में बहुत गहरी होती है। और एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ बताइए। इस पीढ़ी को भारतीयता का एक सुरक्षित और बनावटी रूप परोसने में हमारे मीडिया और सिनेमा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बॉलीवुड का जिक्र कर रहे हैं आप? बिल्कुल। 1990 के दशक में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों का उदाहरण लीजिए। DDLJ। हाँ, उन फिल्मों ने असल में NRI दर्शकों के लिए ही भारतीय संस्कृति का एक ऐसा रोमानी और साफ सुथरा संस्करण तैयार किया, जिसमें विदेशी जीवन शैली का आराम भी था और करवा चौथ भी। एग्जैक्टली। या पंजाब के सरसों के खेतों की पवित्रता। उस सिनेमा ने डायस्पोरा के उस अपराध बोध को कम किया जो उन्हें अपनी जड़ें छोड़ने की वजह से महसूस होता था। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। खैर, अब यहाँ हमें इस चर्चा को सिर्फ सिनेमा और रसोई घर से निकालकर असली दुनिया की ताकत की ओर ले जाना चाहिए। बिल्कुल, इसके वास्तविक प्रभावों की तरफ। क्योंकि ये मिश्रित पहचान कोई कमजोर चीज नहीं है, ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और राजनीति को चला रही है। अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखें तो हैरान करने वाले हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पर है। रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा अपने देश वापस भेजा जाने वाला पैसा बहुत बड़ा कारक है। भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है ना? जी हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इस पैसे ने केरल और पंजाब के गांवों में फूस के घरों की जगह कंक्रीट के पक्के घर खड़े किए हैं, वहां स्कूल और अस्पताल बनाए हैं। और वो ब्रेन ड्रेन वाली बात? हाँ, एक समय जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहकर रोते थे कि हमारे सबसे अच्छे दिमाग देश छोड़ गए, वही आज ब्रेन गेन बन गया है। ब्रेन गेन कैसे? जब सिलिकॉन वैली गए, वही भारतीय अपना पैसा, विशेषज्ञता और निवेश लेकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में लौटते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल जाती है। वाओ! और राजनीति में भी इनका दबदबा है। सरकारें अब बाकायदा प्रवासी भारतीय दिवस मनाती हैं। लॉबिंग भी तो करते हैं वो। बिल्कुल। अमेरिका और ब्रिटेन में डायस्पोरा के लोग लॉबिंग करते हैं, वहां के चुनावों को प्रभावित करते हैं और भारत के पक्ष में नीतियां बनवाते हैं। सही कहा। लेकिन इन सब भारी भरकम बातों के बीच मुझे स्रोतों में एक चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया। वो क्या थी? जेंडर का पहलू। डायस्पोरा का अनुभव एक पुरुष और एक महिला के लिए बिल्कुल अलग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
जेंडर के नजरिए से प्रवास हमेशा एक दोधारी तलवार रहा है। कैसे? एक तरफ जब महिलाएं विदेशों में जाती हैं तो उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का मौका मिलता है। उन्हें शिक्षा और आर्थिक आज़ादी के नए अवसर मिलते हैं जो शायद उनके पुराने रूढ़िवादी समाज में संभव नहीं थे। हाँ, ये तो सकारात्मक पहलू हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये सफ़र उनके लिए दोहरी लड़ाई बन जाता है। दोहरी लड़ाई? हाँ, उन्हें अपने ही समुदाय के भीतर मौजूद पितृसत्ता से लड़ना पड़ता है जो उन पर पारंपरिक होने का दबाव डालती है, और बाहर नए समाज में उन्हें नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत मुश्किल है। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। हमने डिजिटल तकनीक और ओटीटी की बात की कि कैसे आज का प्रवासी दिन भर यूट्यूब पर अपनी मातृभाषा में फिल्में देखता है, व्हाट्सएप पर घर वालों से बात करता है। हाँ, एक वर्चुअल कम्युनिटी बना के रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वह उस नए देश में कभी पूरी तरह घुल मिल पाता है? मतलब क्या वे खुद को एक ऐसे डिजिटल बुलबुले में कैद नहीं कर रहे हैं जो उन्हें उस नए समाज का हिस्सा बनने से रोकता है? ये आज के डायस्पोरा की सबसे आधुनिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती है, और इसका जवाब समाजशास्त्री W.E.B. डुबोइस के एक सिद्धांत में मिलता है। कौन सा सिद्धांत? उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द दिया था, डबल कॉन्शियसनेस, यानी दोहरी चेतना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है खुद को हमेशा दूसरों की नजरों से देखना। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे समझे, मान लीजिए एक भारतीय पेशेवर लंदन के किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है। मीटिंग के दौरान वह जानबूझकर अपना लहजा बदल लेता है, अपना एक्सेंट बदल लेता है, ताकि वो ज्यादा विदेशी ना लगे और गोरे समाज में फिट हो सके। अच्छा, और फिर? लेकिन जैसे ही उसकी माँ का फोन आता है, वो अचानक अपनी मातृभाषा के लहजे में वापस आ जाता है। वो एक ही दिन में लगातार दो अलग अलग हकीकतों को जी रहा है। बाप रे, ये तो इंसान को थका देता होगा। बिल्कुल, ये दोहरी चेतना व्यक्ति को थका देती है और अक्सर उसे नए समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोकती है। और शायद जो बाहर वाले हैं वो भी तो उन्हें पूरी तरह नहीं अपनाते ना। सही कहा। एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म के सिद्धांत के अनुसार पश्चिमी समाज वैसे भी पूर्वी लोगों के प्रति एक रूढ़िवादी सोच रखता है, जिसके कारण प्रवासियों को अक्सर जेनोफोबिया का शिकार होना पड़ता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो इस गहन विश्लेषण का लबोलुआब ये निकलता है कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी एक शहर या देश के नक्शे में कैद कर सकें। बिल्कुल सही। डायस्पोरा हमें ये सिखाता है कि इंसान की क्षमता इतनी अपार है कि वो एक ही समय में कई समाजों, कई संस्कृतियों और कई पहचानों का जीवंत हिस्सा हो सकता है। ये कभी खत्म न होने वाली एक यात्रा है। आपका निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। आज दुनिया के समाज अलग थलग द्वीप नहीं रह गए हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन जाने से पहले हमें डायस्पोरा की इस पूरी चमक दमक के पीछे छिपे एक बहुत ही कड़वे सवाल को भी देखना चाहिए। कैसा कड़वा सवाल? डायस्पोरा थ्योरी की एक बहुत बड़ी आलोचना ये है कि क्या हम इस पूरे विचार को कुछ ज्यादा ही रोमानी बना रहे हैं। आपका इशारा किस तरफ है? मतलब हम क्या मिस कर रहे हैं? हम अक्सर सिलिकॉन वैली के सीईओ, दिवाली की पार्टियों और मिश्रित संस्कृति के जश्न की बातें करते हैं। हाँ, ये तो हम बहुत देखते हैं। लेकिन इस जश्न के शोर में क्या हम उन प्रवासियों के दर्द को भूल रहे हैं जो कभी इस हाइब्रिड पहचान का उत्सव नहीं मना पाते? अच्छा। वे लाखों लोग जो खाड़ी देशों की चिलचिलाती धूप में बस किसी तरह जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनके लिए पहचान का संकट एक विलासिता है। ओहो, ये तो सच में। या फिर उन लोगों को जिन्होंने नए समाज में फिट होने के लिए अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने अतीत को पूरी तरह से मिटा दिया, क्योंकि ये हरा रंग बनना उनके लिए बहुत खतरनाक था। तो क्या हम असल संघर्ष को अनदेखा कर रहे हैं? यही सवाल है। क्या इस हाइब्रिडिटी की चमकदार थ्योरी ने विस्थापन के उन असली आंसुओं और संघर्षों पर पर्दा डाल दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी असहज कर सकता है। श्रोताओं के लिए ये काफी देर तक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। बिल्कुल। अपनी जड़ों से कटकर एक नई मिट्टी में उगना और उस नई मिट्टी में अपनी जगह बनाने के लिए अपना ही एक हिस्सा खो देना, ये इंसानी संघर्ष की सबसे जटिल कहानी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाले किसी नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।